शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर अश्लील कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का केस चल रहा है। वहीं एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर भी पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर नाबालिग लड़कियों से पोर्नोग्राफिक सीन शूट कराए। इसी साल मार्च में सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स पर रोक लगाई जो कि एडल्ट कंटेंट चला रहे थे। लेकिन इनमें देश के सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप के नाम नहीं थे। इसलिए इस पर भी सवाल उठे कि सरकार वाकई में इस तरीके के कंटेंट को बैन करना चाहती भी है या नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता इस तरह के कंटेंट पर बैन लगवाना चाहती है या नहीं, क्योंकि दुनिया भर में ये इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर का कारोबार कर रही है और भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गंदी बात की जिसे कर तो सब रहे हैं लेकिन मान कोई नहीं रहा है। भारत के घर घर में सास बहू शोज पहुंचाने वाली एकता कपूर का नाम अब उनके OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वजह से विवादों में है। इस प्लेटफॉर्म को कई बार कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑल्ट बालाजी युवाओं के दिमाग में गंद भरने का काम कर रहा है। सिर्फ 300 रुपए सालाना की सब्सक्रिप्शन पर ऑल्ट बालाजी ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराता है जिसे सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये कंटेंट सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर भले ही हो, लेकिन सब्सक्राइबर्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ऑल्ट बालाजी के 7.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। सोचिए, रोज सिर्फ 1 रुपए से भी कम खर्च करके आप ऐसा कंटेंट देख सकते हैं, और वो भी लीगल तरीके से। ना कोई डर कि आपकी सर्च हिस्ट्री में कुछ गलत मिलेगा, ना ही इनकॉग्निटो मोड में जाने की जरूरत। सब्सक्राइब करना बेहद आसान है और शायद यही इसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह भी है। और जिन लोगों को इससे आपत्ति है उनके लिए ऑल्ट बालाजी का यह जवाब था कि अगर नेटफ्लिक्स लस्ट स्टोरीज प्रोड्यूस कर सकता है तो हम गंदी बात क्यों नहीं। ये जवाब एक तरह से उस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। सच्चाई ये है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात तक नहीं होती, लेकिन हम पॉर्न कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। एक्स हेमिस्टर के डेटा के हिसाब से उनका सबसे ज्यादा कंटेंट देखने वाले देशों में अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। इसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह। इसके अलावा पॉर्न हब के आंकड़ों के अनुसार उन्हें भारत में तीसरा सबसे बड़ा ट्रैफिक मिलता है, जहां पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन सभी व्यूवर्स में लगभग 70% पुरुष हैं और 30% महिलाएं। तो हम भले ही सेक्स पर खुलकर बात करने से बचते रहें, लेकिन सस्ते इंटरनेट और आसानी से उपलब्ध पॉर्न कंटेंट की वजह से भारत में सेक्स और पॉर्न से जुड़े शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स में से एक है। गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 10 शहरों में जहां पॉर्न से जुड़े टर्म सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, उनमें से 6 शहर भारत के हैं। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे कॉमनली यूज्ड वेबसाइट्स कौन सी हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेजन के बाद सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट्स पॉर्न से रिलेटेड हैं। अब अगर हम इसको सिर्फ एक ट्रेंड की तरह देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जर्मनी, फ्रांस और तुर्की में ऐसी हजारों साल पुरानी गुफाओं की पेंटिंग्स ढूंढी हैं जिनका नेचर इरोटिक है। भारत कामसूत्र के लिए जाना जाता है। सेक्सुअल बिहेवियर पर लिखी गई ये किताब पूरी दुनिया में अपने तरह की इकलौती ऐसी किताब है और माना जाता है कि इसे आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। तो जब इंसान पत्थरों पर लकीरें खींचकर खुद को एक्सप्रेस करता था, तब उसने गुफाओं में जाकर चित्र बनाए। फिर जब इंसान ने पत्थरों को जोड़कर अपनी भावनाएं व्यक्त की तो स्कल्पचर्स बनाए, और फिर जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो इरोटिक लिटरेचर आम इंसान तक पहुंचने लगा। कैमरा आया तो इरोटिक तस्वीरें छपी, फिर वीडियो कैमरा आया तो ब्लू फिल्म्स बननी शुरू हुई। 1953 में मैरिलिन मुनरो की तस्वीर के साथ पहली बार प्लेबॉय मैगजीन छपी, और फिर इंटरनेट के बाद पॉर्न वेबसाइट्स का जमाना शुरू हुआ।
आजकल OTT और VR जैसे नए तकनीकी टूल्स के साथ एरोटिक कंटेंट के नए रूप सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहीं हर एज में इस कंटेंट के खिलाफ एक जंग भी जारी है। 1996 में मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र द टेल ऑफ लव को भारतीय सेंसर बोर्ड ने अश्लील बताते हुए बैन कर दिया था। सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा सेक्स पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, जबकि वही समाज सेक्सुअल कंटेंट को चोरी छुपे देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स मौजूद हैं और इनकी सबसे मशहूर वेबसाइट्स पोर्नहब के अकॉर्डिंग हर महीने इस वेबसाइट पर 90 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। वहीं एक्स वीडियोस पर 70 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। टीन्स एंड पोर्नोग्राफी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 13 से 17 साल के आधे से ज्यादा टीनेजर्स ने माना कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पोर्न देख लिया था। तो सवाल ये है कि लोग पोर्न क्यों देखते हैं। इस पर कई रिसर्च हो चुकी हैं और रिसर्चर्स ने पाया कि लोग प्लेजर के लिए, तनाव कम करने के लिए, सेक्स के बारे में जानने के लिए और अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए इसे देखते हैं। किसी भी रिसर्च ने यह नहीं कहा कि पोर्न देखना पूरी तरह गलत है, लेकिन कई सरकमस्टांसेस में ये ना सिर्फ गलत बल्कि इलीगल भी हो सकता है, खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसके खिलाफ पूरी दुनिया में कड़े कानून बनाए गए हैं। 2016 से 2022 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कितनी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में बाल यौन शोषण की तस्वीरों वाले URL की संख्या करीब 5 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ प्राइवेट स्पेस में एक्स रेटेड कंटेंट देखना बैन नहीं है, लेकिन इसे बनाना और बेचना पूरी तरह गैर कानूनी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान करीब 900 वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि आपत्तिजनक और हानिकारक कंटेंट को रोका जा सके। लेकिन क्या इससे वाकई कोई खास फर्क पड़ा? अगर आप भारत की सालाना व्यूअरशिप के आंकड़े देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर्स और VPN के जरिए ब्लॉग साइट तक पहुंचना आज के समय में बेहद आसान हो गया है। और यह सिर्फ बैन की गई वेबसाइट्स तक सीमित नहीं है। सोचिए, जब हमारे पास ऑल्ट बालाजी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग घंटों तक सॉफ्ट पोर्न जैसी सामग्री बिंज वॉच कर सकते हैं, तो क्या इस बैन से वाकई कोई बड़ा असर पड़ पाया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बैन लगाना ही समाधान है या फिर हमें इसके पीछे की गहरी वजहों को समझने और हल निकालने की जरूरत है। दोस्तों, रियलिटी और फिक्शन में एक बड़ा फर्क होता है। पोर्न इंडस्ट्री की चर्चित हस्तियां सनी लियोनी, मिया खलीफा और लाना रॉड्स इस फर्क की जीती जागती मिसाल है। इन तीनों ने ही इस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद अपनी आप बीती साझा की है। लाना रॉड्स ने तो यह तक कहा कि कुछ शूट इतने डिस्गस्टिंग थे कि उन्हें इसके बाद थेरेपी तक लेनी पड़ी। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ का हवाला देते हुए इस इंडस्ट्री पर पूरी तरह बैन लगाने की बात की। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि जिन महिलाओं के साथ उनके पार्टनर्स ने हिंसा की, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए पोर्न को जिम्मेदार ठहराया। हमारे देश में लगातार बढ़ रहे सेक्सुअल वायलेंस के लिए आप इस खुले में परोसे जा रहे पोर्न कंटेंट को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अब सवाल ये है कि क्या इस इंडस्ट्री पर कभी पूरी तरह से रोक लगवाना मुमकिन है? आज तो हमारे सामने फेमिनिस्ट पोर्न और एथिकल पोर्न जैसी नई कैटेगरीज भी मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पोर्न को कभी एथिकल कहा जा सकता है और क्यों हमारे देश के लोग इसके इतने भूखे हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।